साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में मुश्किल से 5 से 6 महीने का वक्त, उसके बाद से चुनाव का जो माहौल गरमाएगा, उसके पहले ही वीआईपी पार्टी जो है उसने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के सबसे करीबी माने जाने वाले उनके प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने घर में लेके चली आई है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछड़ों की हक अधिकार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, आप जौनपुर जाएंगे, आजमगढ़ में जाएंगे तो राजभर के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष नाराज होके कि हमारा नेता जो है पिछड़ों की बात नहीं कर रहा है। जो 17 अन्य पिछड़ी जातियाँ थी उनको आरक्षण के लिए जो वोट मांगा गया था वो नहीं मिला, तो इसके लिए उसने अपने पद से इस्तीफा देके वीआईपी का दामन थाम लिया है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के नेता संतोष साहनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ये मुकेश सहनी जो है पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के बहुत करीबी हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास। तो बड़ी जिम्मेदारी से बात करेंगे और बताएंगे कि कितनी तैयारी है और ओम प्रकाश राजभर के प्रदेश अध्यक्ष को इनके पास आने से कितनी मजबूती मिली है। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, कोई और नेता नहीं मिला आपके पास? मतलब उनके घर वो इतनी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष आपके वहाँ गया तो वो लोग कह रहे हैं कि कुछ बात हुई है कि अपने आप कैसे आए? ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपना अच्छा भविष्य देखता है और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी दल में होता है तो किसी मुद्दे के बेस पर होता है। जो 17 जातियों के आरक्षण की बात ओम प्रकाश राजभर करते थे, आज 17 जाति के आरक्षण करते करते इतने दिनों से सत्ता में है वो, और सत्ता में रह के एक बार भी आरक्षण की लोग बात नहीं करते हैं। और उनके प्रदेश अध्यक्ष अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उनकी पार्टी में। जो राजनीतिक मुद्दे को, जो राजनीतिक विषय को जनता में लेकर गए वो लोग, और जिस विषय पर और जिस मुद्दे पर जनता ने इनको सरकार में ले आया, यह लोग आज के डेट में चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों या चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, ये लोग जिस विषय पर और जिस मुद्दे पर वोट लिए हैं उस मुद्दे से भटक गए हैं। इसलिए इन दोनों लोगों से, ये लोग सत्ता में तो है लेकिन इन दोनों लोगों से इनके कार्यकर्ता और इनके पार्टी के मुखिया सारे के सारे लोग इनसे नाराज़ हैं। अभी तो क्या है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके और पार्टी के लोग भी हमारे साथ आएंगे। और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, किसी दल से किसी दल में कोई अगर व्यक्ति आता है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। हमारा एक मुद्दा है, हमारी एक विचारधारा है। कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में या इस देश में अगर विकासशील इंसान पार्टी में की विचारधारा में विश्वास दिखाता है या सना मुकेश सहनी जी की विचारधारा में विश्वास करके हमारे साथ आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अब उनकी नाराज़गी ओम प्रकाश राजभर से क्या है, ये तो उनका एक व्यक्तिगत विषय है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि जिस मुद्दे पर वो सत्ता में आए और उनका हम लोग सहयोग किए, सत्ता में लाने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, और वो उस मुद्दे को भूल करके और अब सरकार का एक एजेंडा और अपने परिवार का हित का बात कर रहे हैं। सेम डॉक्टर संजय निषाद के साथ भी वही है और वही जो है ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं। इसलिए उनके दल के लोग हमारे दल में आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल गॉडफादर कहते हैं कि फिशरमैन, जो उत्तर प्रदेश की जो मछुआ समाज के लोग हैं, निषाद, केवट, बिंद मल्लाह, जो धीमर समाज के लोग हैं, कहते हैं कि उनका मैं पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ, मेरे से पहले कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। अब उनके पास अपनी एक पार्टी है और वहाँ पर आए वो लोग और डॉक्टर संजय निषाद का साथ दें तो डॉक्टर संजय निषाद उनकी लड़ाई लड़ेगा, आरक्षण दिलवाएगा। तो क्यों नहीं दिलवा दे रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण? अगर डॉक्टर संजय निषाद को आरक्षण दिलवाना है तो दिलवा देना चाहिए। वो सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है और इसी सरकार के वो एक अभिन्न अंग है, हिस्सा हैं, उसी में कैबिनेट मंत्री हैं। तो सदन में बात करें और बात करके जो है निषाद समाज को, 17 जातियों को आरक्षण दिलवा दें। यही तो मुद्दा है। जो बात सदन में करनी चाहिए वो बात वो सड़क पे कर रहे हैं, और जो सड़क पे करनी चाहिए वो जाके सदन में बोलते हैं। भाई सदन में उनको इस बात को उठाना चाहिए। वो मांगे ना पिछली सरकारें क्या की, तमाम उनका अनाप शनाप बयान आता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति, मैं ये कहूँ कि मैं निषाद समाज का मसीहा हूँ या आप कहें कि आप अपने समाज के मसीहा हैं, तो हमारे कहने से तुम्हें मसीहा बन नहीं जाऊंगा। उसके लिए हमको वैसा काम भी करना पड़ेगा। आपको 11 टिकट मिला,
आपने परिवार में अपने लोगों को टिकट दिया, बाकी टिकट बेच दिया। कैसे पॉलिटिकल गॉडफादर है भाई? आपने किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया? बेटा तो खुद भाजपा के टिकट से चोरी मैं बता रहा हूं आपको, आपने एक परिवार को टिकट दिलवाया, आपने वो भी भाजपा के सिंबल पर दिलवाया, बाकी सारे टिकट बेच दिए, एक भी कार्यकर्ता को टिकट दिए? समाज का एक सिंगल व्यक्ति किसी को वो लड़ाए हों अपने सिंबल पर, तो बताइए, एक भी सिंगल व्यक्ति को वो नहीं लड़ाए, तो कैसे पॉलिटिकल गॉडफादर तो है? गोरखपुर में क्यों रो रहे थे? तो गोरखपुर में रोना, देखिए वो उनका नाटक है, प्रोपेगेंडा है, और वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? सरकार में आप हैं और आप रो रहे हैं कि आपकी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो जिस सत्ता में आप बैठे हैं, उस सत्ता में जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, उससे सवाल करिए ना कि जनता में जाके रोएंगे आप? और आपको रोने के लिए सदन में भेजिए जनता। आप सवाल करिए, अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप संरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो लात मारिए ऐसी कुर्सी को। आप कुर्सी से भी चिपके हुए हैं और बाहर जाके रो भी रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? आपके मुख्यमंत्री हैं, आप योगी जी को और मोदी जी को तो अपना भगवान कहते हैं। तो आप उस भगवान के जब शरण में हैं तो अपने लोगों की सुरक्षा कीजिए, रक्षा करिए। गोरखपुर रीजन में जितने निषादों की हत्या हो रही है, अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके ही परिवार के लोगों का नाम आता है। क्यों आता है भाई? चाहे वो धर्मात्मा निषाद की हत्या की बात हो, महाराजगंज वाली, या गुलशन निषाद की हत्या की बात हो, हर जगह इनका नाम आता है, हर जगह इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अभी अभी एक गोल्डन साहनी नाम का लड़का है, उसको जो है पुलिस डिटेन कर ली थी। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर संजय निषाद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनको लगता है कि कोई निषाद समाज का व्यक्ति या चेहरा इनके बेटे से या इनके परिवार के सदस्यों से आगे निकल रहा है, तो उसको ये पुलिस से डिटेन करवाते हैं, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लदवाते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं। ये खुद प्रताड़ित करते हैं, ये खुद ही प्रताड़ित करते हैं, उसमें किसी का वो नहीं है, और ऐसा सब लोग बोलते भी हैं। अच्छा, लगातार देखा गया कि 2022 का चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा था, कुछ दिन बचे थे, तो इन्होंने गोरखपुर में एक रैली की, और रैली में पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद समाज वहाँ पर इकट्ठा हुए। इन्होंने कहा कि इस बार हमको आरक्षण लेके रहना है। उसके बाद मंत्री बनाए जाते हैं, बेटा विधायक। सरकार लगभग ये जाने वाली है, टर्म खत्म होने वाली है, 6 महीना 8 महीना बचा हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। निषाद समाज को उत्तर प्रदेश में आरक्षण संजय निषाद दिलवा पाएंगे या नहीं? ये तो डॉक्टर संजय निषाद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको लगता है उनकी मनसा है उस पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आरक्षण दिलवाने की उनकी कोई मनसा नहीं है। जिस दिन सरकार बनी, आप सरकार में शामिल हो रहे हैं, आप अपने बेटे को सदन भेज रहे हैं, आपका बेटा विधायक बन के जा रहा है, आप समाज का वोट वहाँ दिलवा रहे हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर विकासशील इंसान पार्टी यहाँ आकर चुनाव नहीं लड़ती तो डॉक्टर संजय निषाद का अलायंस भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता। हमारे नेता ने सनामला मुकेश सहनी जी ने हर रैली में, हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि अगर आप लोगों को आरक्षण चाहिए तो आप लोग भाजपा को हराइए। उन्होंने एक ही नारा दिया था कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये हमारे नेता सनामला मुकेश सहनी का स्टेटमेंट था, और आज भी इसी स्टेटमेंट को अगर वो फॉलो किए होते तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण दे दी होती। हमारे नेता सनामला मुकेश सहनी जी का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, एकदम सादा सादा, सीधा सीधा, कि या तो आप 6 महीने में आरक्षण रिलीज करवा दीजिए, दिलवा दीजिए, या तो आप उन लोगों को छोड़ कर आइए, अखिलेश जी के साथ मैं आपको बैठाता हूं, और जो भी सीटें मिलेंगी आप कार्यकर्ताओं को लड़ाने की गारंटी लीजिए कि जो भी 10, 5, 20 सीटें मिलेंगी उन सब सीटों पर आप अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, सीटें बेची नहीं जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि न तो संजय निषाद सीट बेच देते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2022 के विधानसभा में उनको 11 सीट मिली। क्या कोई भी व्यक्ति अपने समाज का ऐसा व्यक्ति लड़ा जो गरीब गुरबा हो, जिसको किसी निचले स्तर को कार्यकर्ता को उठाकर वो टिकट दे दिए हों? आप उठाकर देख लीजिए जितनी सीटों पर वो लड़े हैं, पहले तो किसी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए। जब जिस समाज के आप नेता हैं उस समाज में नेतृत्व ही नहीं पैदा करेंगे तो आप कैसे उस समाज के नेता बनेंगे और कैसे पॉलिटिकल गॉडफादर बनेंगे? डरते हैं क्या वो? बिल्कुल डरते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति नेता बन के आए। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति नेता बन के आए और कल को हमको चैलेंज दे। अच्छा, मुकेश सहनी जी बिहार से आते हैं, तो क्या यूपी की जो निषाद लॉबी है या निषाद लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ बताना चाहता हूँ। आज के सोशल मीडिया का टाइम है। आज सब आदमी अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पे सब चीज़ें देख रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। हमारे नेता सनामला मुकेश सहनी जी को, जिनकी आप बात करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेगी?
आज के डेट में अगर देखा जाए तो देश में अगर कोई निषाद समाज का सर्वमान्य नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश बिहार बहुत सटा सटा है, एकदम पास पास के प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार से ज़्यादा निषाद रहते हैं और उत्तर प्रदेश के निषाद मुकेश सहनी को संजय निषाद से ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एकदम सही है, फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी पार्टी का व्यक्ति हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है और ये आने वाले समय में आप लोगों को दिखाई भी देगा। आप लड़ने जा रहे हैं आप लोग चुनाव 27 का? हम इंडिया ब्लॉक के साथ 2027 में बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आप लोग आरक्षण की बात करेंगे तो दिलवाएंगे सत्ता में आएंगे तो? देखिए, आप डे वन से आप इस बात को समझ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आरक्षण मिल गया वो मुद्दा खत्म हो गया तो क्या पता इनकी राजनीति खत्म हो जाए। तो इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है ना। क्या ये बताइए, गवर्नमेंट, आप देखिए आज के डेट में आप इस चीज़ को समझिए कि जो आज की सरकार है वो पिछली सरकार है, एजुकेशन पर ये सरकार कितना बजट दी है आप कंपैरिजन करिएगा पिछली सरकारों से। यह सरकार पर ईयर एजुकेशन पर कितना बजट दे रहा है या हेल्थ पर कितना बजट दे रहा है। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली एजुकेशन पर इन लोगों का बजट कम होता जा रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं है? रिजर्वेशन के बाद ये मुद्दा नहीं है? क्राइम रेट बढ़ नहीं रहा है? क्राइम रेट पर आप देखिए, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये मुद्दा नहीं है? डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है? रोजगार मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? गरीबी मुद्दा नहीं है? बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लोग उस मुद्दे को लाना नहीं चाहते हैं, लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। इस देश और इस समाज में आखिरी पंक्ति पर बैठा हुआ आदमी है, जब तक उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, गुजरात से लोग कैसे भाग रहे थे। अभी 10-20 दिन पहले की न्यूज़ की बात देखिए, गुजरात रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, गैस की सिलेंडर की प्रॉब्लम आई थी। जो LPG नहीं है लोगों के पास, इसकी वजह से पलायन कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या सिर्फ लेबर पैदा करेंगे? यहाँ रोज़गार नहीं चाहिए? यहाँ भी रोज़गार की ज़रूरत है। ये बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये लोग जो है मुद्दे से भटकाए हुए हैं लोगों को। आखिरी सवाल होगा आपसे, मैंने अभी उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी से सवाल लिया कि क्या बंगाल में भाजपा महिला आरक्षण की बात करती है अगर 33% की, तो क्या बंगाल में भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? वो भड़क गए। तो बिल्कुल भड़केंगे ना, वो बिल्कुल भड़केंगे। आपने सवाल ही ऐसा पूछ दिया कि भड़केंगे। देखिए, पहली बात तो ये लोग महिला आरक्षण बिल जो देना चाह रहे थे, ये महिला आरक्षण बिल तो था नहीं, ये तो डिलिमिटेशन का बिल था, नए परिसीमन का बिल है, संविधान संशोधन कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाया, महिला आरक्षण महिला आरक्षण महिला आरक्षण। महिला आरक्षण तो 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया था, जिसमें 543 सांसदों ने एक तरफ से जो है पॉजिटिव वोट किया और बिल पास हो गया। तो उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, जो बिल पास है, जो उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रही बात आपके इनके पाठक जी के सवाल की बात मैं कर रहा हूँ, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। वो बना देना, अगर इतने महिला के हितैषी हैं तो बना देना। एक महिला ही मुख्यमंत्री थी, ममता बनर्जी महिला थी, संजोग से ममता बनर्जी अभी हटी हैं। अब ये बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बना के और बता दे कि हम बहुत हितैषी हैं महिलाओं की, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। न तो ये महिला हितैषी हैं, न तो ये किसान के हितैषी हैं, न तो ये स्टूडेंट विद्यार्थियों के हितैषी हैं। किसी भी वर्ग, किसी मजदूर वर्ग या किसी भी गरीब वर्ग के किसी भी वर्ग के हितैषी नहीं है। ये लोग जिस तरह रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता एक बार देश की गुलामी की तरफ जा रहा है। ये देश गुलामों की तरफ जा रहा है। जो आज के का समय है, इससे कठिन समय इमरजेंसी का भी नहीं था, इससे कठिन समय मुगलों का भी नहीं था। आज अपने देश में ही जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, अभी गाजीपुर की घटना देखें, हर जगह पीड़ित, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पानी में फेंक दिया जा रहा है, गला दबा के मार दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और योगी जी का बुलडोजर जो है ना, जाति विशेष देख देख के चलता है। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, कभी पूछिएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो ये मेरे साथ VIP पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी मौजूद थे, उनके पार्टी के नेता संतोष सहनी जी मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि
जो सनफ मल्ला मुकेश सहनी है उत्तर प्रदेश आएंगे तो उत्तर प्रदेश के आवाम उनका इंतज़ार कर रही है। और हम लोगों ने 6 महीने का समय दिया है डॉक्टर संजय निषाद को। अगर 6 महीने के अंदर वो जो आरक्षण की बात है 17 जातियों की, अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो वो छोड़ के बीजेपी को हमारे साथ आएँ, अखिलेश जी के साथ आएँ और वहाँ पर टिकट नहीं बेचेंगे। वो जो सबसे बड़ी बात है, जो टिकट मिलेगा उनको, जो भी उनके हिस्से में आएगा, वो टिकट बेचना नहीं है। आप लोग क्या आपकी राय है, क्या सवाल है, पूछिएगा, फिर इनसे बातचीत होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।